हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं जिंदाल स्टील के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब लोग देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हमें मेटल सेक्टर में जोरदार एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का जो रीज़न है, चीन में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी जोर से चल रही है। तो जिसके कारण क्या है, पूरे मेटल सेक्टर यहाँ पे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है लगभग 5.35% यहाँ पे लास्ट हफ्ते में, मतलब 1 वीक में यहाँ पे जो इनका मेटल इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स लगभग 5.38% यहाँ पे भाग चुका है। और जिंदाल ग्रुप की एक कंपनी जिंदाल स्टील, जिसका शेयर अभी लगभग आपका ट्रेड कर रहा है 915 के पास में। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देख सकते हो आप कि जिंदाल स्टील ने लगभग पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 921 के आसपास यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। और अभी ये अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में यहाँ पे ये जो तेजी बन रही है, अभी ये तेजी और कंटिन्यू रह सकती है? क्या नए इन्वेस्टर ये लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इग्नोर करना चाहिए? अगर आपके ऑलरेडी आपने यहाँ पे शेयर को बाय कर रखा है तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस स्टॉक का हम फंडामेंटल्स भी देख लेंगे, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपका अच्छा खासा स्प्लिट होने वाला है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझने में आसानी हो इसलिए इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो इसका ऑल टाइम हाई लगभग है 2010 के आसपास में ऑल टाइम हाई था, वो लगभग इस स्टॉक ने क्रॉस कर चुका है और अच्छी खासी तेज़ी इस स्टॉक में अभी बन रही है। तो क्या आने वाले दिनों में तेज़ी और बनेगी, तो बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि जिंदाल स्टील के लिए किस तरीके से यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट दे रखे। तो आनंद राठी सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे जिंदाल स्टील में खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज की शुरुआत की है और उन्होंने बताया है कि 1070 रुपये के यहाँ पे टारगेट्स उन्होंने दे दिए है कि फर्स्ट टारगेट उनका जो है 1070 का है। और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जिंदाल स्टील एंड पावर कैपेसिटी का एक्सपांशन कर रही है, मतलब ये जो कंपनी अपना खुद का यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपांशन कर रही है, इसके कारण क्रूड स्टील कैपेसिटी 65% बढ़कर 15.9 मिलियन टन की सालाना क्षमता पर पहुंच जाएगी, ऐसा इनका यहाँ पे मानना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी जबरदस्त एक्सपांशन हो रहा है कंपनी के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हो और उन्होंने आगे क्या कहा है, स्टील की डिमांड रोबुस्ट होने के पूरी यहाँ पे उम्मीद है और आने वाले दिनों में इसकी जो डिमांड है स्टील की और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जिसके चलते हमें मेटल सेक्टर में, ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि मेटल सेक्टर में इसकी वजह से यहाँ पे रैली हमें देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने और बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 26 के बीच जिंदाल स्टील के लिए वॉल्यूम ग्रोथ जो है लगभग 24% CAGR रहने की उम्मीद है। मतलब एवरी ईयर 24% के CAGR से इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो यहाँ पे रहने की उम्मीद उन्होंने जताई है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे जिंदाल स्टील की निकल के आती है। तो इसीलिए कंपनी के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं, 1070 का इनका पहला टारगेट हो। तो लगभग यहाँ से अगर आप देखोगे तो और भी अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने आगे कहा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत है, ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे अच्छा विकल्प बनता है। तो ऐसा उन्होंने अपने कमेंट्री में कहा था। तो उनके हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है आने वाले 2 साल में 24% पर CAGR के हिसाब से यहाँ पे उनको वॉल्यूम ग्रोथ दिखती है। और उनका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आता है 1070 का यहाँ पे टारगेट निकल के आता है। और आगे उन्होंने क्या कहा है, ब्रोकरेज ने कहा कि कैपेसिटी एक्सपांशन के कारण क्रूड स्टील कैपेसिटी 65% और फिनिल स्टील कैपेसिटी 90% बढ़ जाएगी। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 तक यह देश का चौथा सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। मतलब देश का चौथा बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर बनने की तैयारी में यहाँ पे इनकी ग्रोथ चल रही है। और कंपनी के पास भारत और विदेश में कई आयरन और कोल्स माइन्स है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक मेटल सेक्टर में है, इनके पास कोल्स माइन भी है, आयरन के माइन है। और इससे रॉ मटेरियल सप्लाई को बूस्ट मिलेगा। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा कि कम कीमत पर जो इनको इनपुट सप्लाई मिलती है, इनके कारण ये देश की सबसे सस्ती स्टील प्रोड्यूसर कंपनी बन सकती है, क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो काफ़ी कम है, जिसके कारण ये सबसे सस्ती स्टील प्रोड्यूसर बनने के यहाँ पे चांसेस इनके पूरे बनते हैं। तो कुल मिलाकर कंपनी और सेक्टर का आउटलुक काफ़ी मजबूत यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पे पूरे सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो आगे आने वाले दिनों में भी ये सेक्टर अच्छा खासा फोकस में रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि चीन की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। और आप यहाँ पे सब देख सकते हो कि
स्टील और ये जो मेटल सेक्टर है पूरा यहाँ पे डिपेंड है अपने चीन के ऊपर, क्योंकि अगर चीन में यहाँ पे अगर इनकी डिमांड रहती है तो ये स्टॉक अपना अच्छा खासा काम करते हैं। इंडियन जो भी मेटल स्टॉक है, अगर चीन में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है तो उनका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे स्टील सेक्टर पे, मेटल सेक्टर पे यहाँ पे पड़ता है, और जो हाल ही में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 915 पर ये स्टॉक आपका क्लोजिंग दिया हुआ है, और शुक्रवार को इंट्राडे में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 921 का इसने इंट्राडे का हाई यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27 मार्च को बस ये एक दिन यहाँ पे गिरावट आई, उसके बाद में अगर छोड़ोगे आप तो 21 तारीख से यहाँ पे स्टॉक में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। अभी आप यहाँ बोलोगे कि ये भी रेड कैंडल थी, ये भी रेड कैंडल थी, लेकिन आप अगर देखोगे तो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर उसने क्लोजिंग करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा ही था यहाँ पे। मतलब जो स्टॉक आपका 21 तारीख से बूस्ट हुआ है तो लगभग बस एक ही दिन इसने यहाँ पे डिप दिया, नेगेटिव रिटर्न बस एक ही दिन में यहाँ पे नेगेटिव में क्लोज हुआ, बाकी एवरी डे यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि किस तरीके की यहाँ पे तेजी बन रही है। तो ये हो गया आपकी ब्रोकरेज की राय यहाँ पे बनती है आनंद राठी सिक्योरिटीज की, उन्होंने टारगेट दिए 1070। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे इस स्टॉक का, फंडामेंटली यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टॉक किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स कर रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इसकी मार्केट कैप कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 93,415 की इसकी मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे पेनी स्टॉक वगैरह नहीं है, अच्छी यहाँ पे पोटेंशियल अभी भी बनती है। और स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो 16.8 है, तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा ओवरबॉट हमें नहीं नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो वो है आपका 14.2, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बात करोगे तो है 10.6। तो यहाँ पे एवरेज हम इसको बोल सकते हैं, ना अच्छा ना ज़्यादा। और इनकी जो बुक वैल्यू है वो है लगभग 407, तो बुक वैल्यू यहाँ पे अच्छी है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.22% का डिविडेंड, फेस वैल्यू 1 है, मतलब स्टॉक आपका स्प्लिट नहीं हो सकता। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसके रिवेन्यू की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो रिवेन्यू है लगभग 2019, 20, 21 यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही रेंज में दबा हुआ था। उसके बाद में 2022 और 2023 में इन्होंने थोड़ा सा रिवेन्यू यहाँ पे गेन किया, 22 में अच्छा खासा गेन किया, उसके कंपैरिजन में 2023 में कुछ ज़्यादा यहाँ पे गेन नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने और गेन किया हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो 2020 तक ये कंपनी लगभग आपका लॉस मेकिंग कंपनी था। यहाँ पे देख सकते हो 19 में लॉस था, 20 में भी लॉस था। उसके बाद में 2021 में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 2022 तक अच्छी खासी यहाँ पे जंप हमें देखने को मिली नेट प्रॉफिट में, और 2023 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। बावजूद इसके कि यहाँ पे इनका रिवेन्यू अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट ही था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला था रिवेन्यू में, उल्टा यहाँ पे रिवेन्यू थोड़ा बड़ा हुआ था ईयर ऑन ईयर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाउन हमें देखने को मिला, जिसके कारण आपका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखा, क्योंकि 2021-22 में यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया, लॉस मेकिंग था और लॉस से वो यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुके थे और अच्छे खासे पॉजिटिव में आ चुके थे। पर अभी फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट में हमें ड्रॉप देखने को मिला है 2023 में, उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर भी इनका गिरा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर जो है लगभग यहाँ पे एवरी ईयर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो ये 2020 में डीप आया था, वो छोड़ दो आप 2020-21 कोरोना का टाइम, तो उसके बाद में से यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। उसके बाद आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी वही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2 साल अच्छा खासा बढ़ा, नेट प्रॉफिट की वजह से अगेन यहाँ पे डाउन साइड आ गया। अभी बात कर लेते हैं इसकी हम डेप टू इक्विटी रेशियो। तो इस कंपनी के ऊपर कितना डेप्थ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सालाना आधार पर यहाँ पे आप देखोगे कि एवरी ईयर यहाँ पे अपना डेप्थ ये लोग कम कर रहे हैं। तो जितना इनके पास डेप्थ था ना इनके ऊपर, तो हर साल यहाँ पे ये डेप्थ कम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये साइन बनता है, पॉजिटिव साइन रहता है किसी भी कंपनी के लिए कि अपने ऊपर जो भी डेप्थ रहता है अगर कंपनी डेप्थ कम कर दे तो ये काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने अगर आप देखोगे तो लगभग 5 साल में इनका जो डेप्थ था आप 1.07 से यहाँ पे 0.32 तक लाके छोड़ दिया, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। लोन इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रिपे किया हुआ है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आगे बात कर लेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास अभी फिलहाल के लिए लगभग दिसंबर 23 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग इनके पास थी 61.2%, और उसमें से यहाँ पे जो प्लेस शेयर अभी है 12.92। पहले इनके पास कितने शेयर प्लेस थे 39.16% के आसपास 2022 दिसंबर में यहाँ पे प्लेस थे। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने जो प्लेजिंग शेयर थे वो धीरे धीरे कम करे, और अभी बस यहाँ पे 12.92% अभी उनके शेयर प्लेज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, उनके जो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज थी वो यहाँ पे छुड़ा रही है। तो अभी इसका जो परसेंटेज है 12.92 के आसपास है। तो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये इसमें अच्छी खासी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। एक तो ये डेप्थ भी कम कर रहे हैं और एक जो उनकी जो होल्डिंग यहाँ पे प्लेस थी वो भी कम कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए यहाँ पे अच्छी साइन है। उसके बाद आप देख सकते हो एफआईएस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो एफआईएस यहाँ पे धीरे धीरे बेच रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बेच रही है, और लगभग अभी उनके पास है 11.75% यहाँ पे स्टेक अभी भी उनके पास है। उसके बाद अगर आप बात करोगे डीआईआई का,
तो DIS यहाँ पे खरीद रही है और DIS के पास अभी लगभग है 15.33। उसके बाद में अगर पब्लिक की अगर बात करोगे आप, तो पब्लिक यहाँ पे लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत बाय कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो कांस्टेंट ही दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे उथल पुथल नहीं दिख रही है, लगभग कांस्टेंट के आसपास आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे अदर्स की बात अगर करोगे, तो अदर्स के पास यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे, तो यहाँ पे कुछ उतना बुरा यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक ठाक यहाँ पे है। उल्टा यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्रोथ ही नज़र आ रही है कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी, जो प्लेज होल्डिंग थी, वो उन्होंने यहाँ पे छुड़ा ली है। अभी लगभग 12.92% प्लेज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोटर भी इनका अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ठीक ठाक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है। बस ये है कि FIs यहाँ पे सेलिंग कर रही है, DIS बाइंग कर रही है, पब्लिक के पास लगभग कांस्टेंट है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इनके करंट रेशो एंड क्विक रेशो की। जैसे कि आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी कंपनी का अगर करंट एंड क्विक रेशो अगर एक से ज़्यादा रहे तो वो कंपनी के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी के पास जो यहाँ पे इनके करंट रेशो एंड क्विक रेशो है, लगभग करंट रेशो 0.94 एंड क्विक रेशो जो है 0.56। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटीज ज़्यादा है, इनके पास एसेट कम है, मतलब तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। बाकी ओवरऑल थोड़ी सी अगर बात करोगे तो उतना यहाँ पे नेगेटिव और ज़्यादा कुछ पॉजिटिव हमें नहीं दिख रहा है कंपनी में। ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बात करोगे तो कंपनी उनका जो डेप्थ यहाँ पे ड्रास्टिकली कम कर रही है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है। और अगर आप बात करोगे ग्रोथ आउटलुक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मेटल सेक्टर भाग रहा है, क्योंकि चीन की न्यूज़ है। तो चीन में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है पूरे मेटल सेक्टर में। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो तेज़ी यहाँ पे चल रही है आगे आने वाले दिनों में भी और कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड यहाँ पे इस स्टॉक के लिए है, मतलब पूरे सेक्टर के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस स्टॉक, ये पूरे सेक्टर के लिए यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली भी अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पे लगभग ब्रेकआउट जैसा ही सिनारियो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना तो नहीं बनता है। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी आनंद राठी सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे टारगेट दिए हुए, तो आप उस टारगेट के लिए बने रह सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जान लेते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आपका स्प्लिट होने जा रहा है 1:5 की रेशो से, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको मिलने वाले हैं यहाँ पे 5 शेयर, और उसकी प्राइस भी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रेकिंग जो है आपका यहाँ पे 12 अप्रैल को लगभग एक 1:5 की रेशो से यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। इसकी जो रिकॉर्ड डेट 12 अप्रैल बताई गई है, तो ध्यान रखना इस स्टॉक के ऊपर 1:5 की रेशो से ये स्प्लिट होने जा रहा है। और अभी इसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी यहाँ पे 2, तो 2 की फेस वैल्यू यहाँ पे इसकी रह जाएगी। पहले थी यहाँ पे लगभग 10 की फेस वैल्यू थी, अभी रह जाएगी ये 2। तो 12 तारीख को इस जो स्टॉक है आपका 1:5 की रेशो से स्प्लिट होने वाला है। अभी हम जान लेते हैं इस कंपनी की थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो है यहाँ पे फार्म के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मतलब जो एग्रो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे बॉल वाल्स वगैरह ऐसे कुछ बनाते हैं। तो ब्रास के प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो ज़्यादातर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल आप देख सकते हो। तो ये जो कंपनी है आपका एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चरल के लिए जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।